स्टैच्यू मैन ऑफ इंडिया ने 350 से भी ज्यादा मूर्तियां बनाई हैं जो देश विदेश के 170 शहरों में लगी हैं। स्टैच्यू मैन ऑफ इंडिया राम सुतार भारत के वो महान शिल्पकार हैं जिन्होंने भारत की कला को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध किया। आज इस लेक्चर में मैं बताऊंगा उनकी महत्वपूर्ण मूर्तियों के बारे में जो आपसे एग्जाम्स में पूछी जाने वाली है। तो चलिए देखते हैं राम सुतार जी की पहली बनाई हुई मूर्ति यानी कि स्टैच्यू कौन सा है। पहला है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आप सभी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हमारे इतिहास में सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसलिए जाना जाता है क्योंकि आजादी के बाद जब 565 रियासतों में से बहुत सारी रियासतों ने भारत से अलग होके अपना खुद का देश बनाने का सोचा, खुद का राष्ट्र बनाने का सोचा और फैसला ले चुके थे। उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों को एकता के सूत्र में बांधकर भारत को एक बनाया। इसीलिए 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और ये बनाने वाले कोई और नहीं थे, राम सुतार जी थे। राम सुतार जी थे। राम सुतार जी की कला इतनी इतनी महीन थी, इतनी बारीक थी कि आप इस स्टैच्यू में एक एक चीज को देख सकते हो। यहां तक कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंधे पर ये इनका जो गमछा है उसके गमछे की कलियां भी आप गिन सकते हैं। इतनी महीन कारीगरी है इनकी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवडिया में है। गुजरात के केवडिया में है और एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम है साधु बेट। ठीक है, साधु बेट जो आइलैंड है वहां पर है, याद रखना, साधु बेट आइलैंड। तो गुजरात के साधु बेट आइलैंड पे केवडिया में ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया था 2018 में। अच्छा, एक और चीज, केवडिया जो है इस का नाम बदल के एकता नगर भी कर दिया गया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एकता नगर कर दिया गया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट यानी दुनिया का टॉलेस्ट स्टैचू है। 182 182 मीटर की इसकी हाइट है और ये ब्रॉन्ज से बना हुआ है। मतलब पूरी तरीके से ब्रॉन्ज से नहीं बना हुआ, इसमें ब्रॉन्ज की कोटिंग है, बल्कि इसमें कंक्रीट का भी इस्तेमाल किया गया है। कंक्रीट यानी कि सीमेंट का, इसमें स्टील का भी इस्तेमाल किया गया है और पूरा ब्रॉन्ज से इसको कोट किया गया है। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है सिर्फ और सिर्फ एक नाम, एक हाथों की कला की वजह से, और वो है राम सुतार जी, जो आज दुनिया में नहीं है। इनकी कला को हमारी आने वाली जनरेशन जनरेशन टू जनरेशन पास करेगी। इनका दूसरा इंपॉर्टेंट स्टैच्यू है प्रोस्पेरिटी, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि का स्टैच्यू, समृद्धि की मूर्ति। अब जिस तरीके से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डेडिकेटेड है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, उसी तरीके से स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी डेडिकेटेड है नाद प्रभु कैंपेगौड़ा को। नाद प्रभु कैंपेगौड़ा को याद रखना, ये नाद प्रभु कैंपेगौड़ा। अब से नाद प्रभु कैंपेगौड़ा कौन है? तो ये विजयनगर साम्राज्य के शासक हुआ करते थे और इन्हें इन्होंने एक बेंगलोर शहर बसाया था। बेंगलोर आपको पता है ना, जो आज की डेट में हम लोग बेंगलुरु के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बेंगलुरु शहर बसाया था और 1000 से भी ज्यादा इन्होंने झीलें बनवाई और ताल तलैये बनवाए और पूरा शहर बड़ी खूबसूरती से इन्होंने बसाया था। अभी तक हमारी जो जनता है या फिर हमारे लोग हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, इनफैक्ट आप लोगों की भी मैं बात कर रहा हूं, नाद प्रभु के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, मैक्सिमम लोग। ठीक है, मैक्सिमम लोग। तो भारत सरकार ने इनकी पहचान को पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए स्टैचू बनवाया और वो स्टैचू भी किसने बनाया? यहाँ राम सुतार जी ने बनाया। जाहिर सी बात है, तो ये स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी नाद प्रभु केम्पेगौड़ा को डेडिकेटेड है, जो कि बेंगलुरु में बनाई गई है। बेंगलुरु में कहां पे बनाया गया है? तो बेंगलुरु का एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पे बनवाया गया है। और साथ ही बेंगलुरु का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। कैंपेगौड़ा गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। क्लियर है? ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है बच्चों,
चलिए, और ये स्टैचू का जो अनवील किया था, अनावरण किया था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। इसकी हाइट 108 फीट की है और ये ब्रॉन्ज की बनी है, और इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड किस बात का? जितने भी जो रियलिटी में जिन्होंने काम किया है और जिसने शहर बसा है, शहर बसाने वाले लोगों की मूर्तियां बनाई गई है। तो शहर बसाने वाले लोगों की जो मूर्तियां बनाई गई हैं, उन मूर्तियों में सबसे बड़ी इन्हीं की मूर्ति है। याद रखिएगा, सब सारी मूर्तियों में नहीं, उन लोगों की मूर्तियां जिन्होंने कोई शहर बसाया है और शहर बसाने की वजह से उनकी मूर्तियां बनाई गई है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया है, ये कि शहर बसाने वालों की मूर्तियों में सबसे बड़ी मूर्ति इनकी है। इस वजह से ये स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, जो कि राम सुतार जी ने बनाई थी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करती है। आगे देख लेते हैं हम यहाँ पे आइकॉनिक स्टैच्यूज जो राम सुतार जी के द्वारा बनाया गया था, उसमें एक प्रभु श्री रामचंद्र जी की भी एक मूर्ति है। अभी गोवा में बनाया गया है, ठीक है, अभी गोवा में बनाया गया है। गोवा जिसपे पुर्तगालियों के कल्चर का छाप आज भी देखने के लिए मिलता है। जब भी आप लोग जब चिल आउट करने के लिए जाते हो, तो माइंड में सबसे पहले गोवा आ जाता है। वही गोवा को थोड़ा आध्यात्मिक दर्शन देने के लिए, थोड़ा आध्यात्मिक तरीके से जोड़ने के लिए, आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र की मूर्ति बनाई गई है। ये भी राम सुतार जी ने बनाया है, जो कि 77 फीट की हाइट है और ब्रॉन्ज से बनी है, और इसका अनावरण भी पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये बनाया कहां पे गया है? गोवा में। ठीक है, तो गोवा में एक 500 साल पुराना, 500 साल पुराना एक मठ है। मठ पता है ना आपको, जो जोगी लोग रहते हैं, साधु लोग जहां पे रहते हैं, उसे मठ कहते हैं। तो 500 सालों से भी पुराना एक मठ है, ठीक है, कैनाकोना, या फिर कर्णकोण बोल दो, ठीक है, या फिर कर्णकोण, ठीक है बच्चों, कर्ण कर्णकोण, कर्णकोण, ठीक है। कैनाकोना आप लोग इंग्लिश में लिखते हो, लेकिन कर्णकोण है ये, साउथ गोवा में। यहाँ पर एक मठ है, और मठ का नाम आप लोग देखोगे, ठीक है, श्री संस्थान गोकर्ण पतंगली पतगली जीवोत्तम। ठीक है, याद रखना नाम क्या है उस मठ का जो 500 साल पुराना है। ठीक है, नाम क्या है? श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगली जीवोत्तम मठ। कहां पे है? साउथ गोवा में है, और कैनाकोना में, साउथ गोवा कैनाकोना में। 500 साल से भी पुराना ये मठ आपको दिखाई देगा। और ये किसका मठ है? तो वैष्णविज्म का, ठीक है, किसका है? तो वैष्णविज्म का, ठीक है बच्चों, वैष्णविज्म का, वैष्णव लोगों का ये मठ है। चलिए अब देख लेते हैं वीणा का एक स्टैच्यू। इन्होंने सिर्फ राजा महाराजा या फिर मनुष्यों का स्टैच्यू ही नहीं बनाए, इन्होंने एक वीणा का भी स्टैच्यू बनाया। आप देखिए जरा वीणा, ठीक है, वीणा का स्टैच्यू। और ये कहां पे बनाया गया है? अयोध्या में बनाया गया है। कहां पे बच्चों? तो अयोध्या में बनाया गया है। लता मंगेशकर जी सभी जानते हैं, ठीक है, जिनकी आवाज इतनी सुरीली है, इतनी सुरीली है कि मतलब यूं कह लीजिए, अमिताभ बच्चन का एक कोट था, मुझे आज भी याद आ रहा है, कि लता मंगेशकर की आवाज वैसी है जैसे कि हम किसी शहद को चम्मच से निकालते हैं और जब धीरे धीरे डालते हैं ना, तो शहद की लड़ी टूटती नहीं है ना, वैसी लता मंगेशकर की आवाज है। इन्होंने जब ये गीत गाया था, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, वो गीत आज भी अगर आप सुनो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज भी अगर सुनो तो हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है कि भाई क्या गाया है उन्होंने। देखिए, गीत तो सभी गा लेते हैं, गाने सभी गा लेते हैं, लेकिन उस गानों में आत्मा डाल देना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो लता मंगेशकर जी ने ये किया। और एक और इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, मैंने कहीं अखबार में पढ़ा था कि अमेरिका की जो मेडिकल साइंस है, उन्होंने लता मंगेशकर का गले की डिमांड की थी, गला की डिमांड की थी, कि भाई इतनी सुरीली, बिना किसी खरखर, एक सिंगल डॉट का खरखर भी नहीं था उनके गले में, इस पे रिसर्च करने के लिए, बट इंडिया ने मना कर दिया। तो उन्हीं की याद में यहाँ एक अयोध्या में चौक बनाया गया है, ठीक है, लता मंगेशकर चौक, ठीक है बच्चों, लता मंगेशकर चौक, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, ठीक है, आप लोग देखिएगा बच्चों, कि लता मंगेशकर जो है, उन्होंने हमारी भारत की आजादी में भी लड़ाई लड़ी है, भारत की आजादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया है। शायद आपको ये बात पता नहीं होगी, क्या बात कर रहे हो सर, ठीक है, 2022 में तो उनकी मृत्यु हुई है। इतने साल? डेफिनेटली 92 साल उनकी उम्र थी, 92 साल। और 1929 में उनका जन्म हुआ था।
भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो चुका था, लेकिन भारत का एक हिस्सा गोवा अभी भी पुर्तगालियों के कब्जे में था। तो गोवा में जो पुर्तगालियों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, भारतीय चला रहे थे, उसमें जो फंडिंग थी ना, पैसे थे ना, वो लता मंगेशकर की तरफ से जाते थे। अब कैसे जाते थे? हमारी आजादी के बाद जो लता मंगेशकर जितने भी शो करती थी, उन शोज का पैसा लता मंगेशकर ने कह दिया था कि ये उन स्वतंत्रता सेनानियों को जाएगा जो गोवा की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, गोवा की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सोचिए कितनी महान कलाकार थी। तो उनकी याद में अयोध्या में एक लता मंगेशकर चौक बनाया गया और वही चौक पे एक वीणा बनाया गया। वीणा वीणा ठीक है, दिखाई दे रहा है बच्चों? ये वही चौक पे एक वीणा बनाया गया है। क्लियर पॉइंट? और ये वीणा राम सुतार जी ने बनाया था। क्लियर है? याद रखिएगा, ये वीणा राम सुतार जी ने बनाया था। और इसकी जो खास बात है, इसमें 92 मार्बल लगे हैं। कितने? 92 मार्बल लगे हैं। मार्बल लगे हैं, ठीक है। 92 मार्बल क्यों लगे हैं? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि उनकी उम्र कितनी थी लता मंगेशकर की? 92 साल। 92 साल पूरे करके उनका देहांत हुआ है। तो जो उनका 93 वाला जन्मदिन था ना, 93rd बर्थडे था, उसमें भारत सरकार ने वीणा बनवाया था, जो 92 मार्बल लगाए थे उनके जीवन के 92 सालों को दर्शाने के लिए। इसमें 7 पिलर्स भी है, जो स्ट्रिंग्स होती है ना, जो ये 7 स्ट्रिंग्स हैं, 7 स्ट्रिंग्स लगी हैं, वीणा में स्ट्रिंग्स होती है ना 7, ये संगीत के 7 सुरों को डिनोट करती है। तो ये वीणा हमारी लता दीदी की याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। तो लता मंगेशकर चौक अयोध्या में बनाया गया है, ठीक है। 12 मीटर ऊंचा है, इसका वेट 14 टन का है और 92 सफेद मार्बल से इसको बनाया गया है, ठीक है। और इनके 92 साल का जो जीवन है उसको दिखाता है। 7 सुरों के लिए यहाँ पे 7 पिलर्स और यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखिए क्या है ये, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह को हम लोग लॉयन ऑफ पंजाब के नाम से भी जानते हैं। वो महान योद्धा जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। वो महान योद्धा जिसने पंजाब को एक करके पंजाब की सेना बनाई, पहली सेना इन्हीं की थी। और पंजाब की तरफ से, पंजाब को रिप्रेजेंट करते हुए इन्होंने लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये बनाया गया है अमृतसर में, ठीक है। इन्हें हम लोग फाउंडर ऑफ सिख एम्पायर भी कहते हैं। और ये अमृतसर में बनाया गया है, ठीक है बच्चों। अमृतसर में बनाया गया है, कौस राम सुतार जी ने बनाया है। और ये ब्रॉन्ज का बना है, 21 फीट इसकी ऊंचाई है। ये बताता है कि किस तरीके से महाराजा रंजीत सिंह ने पंजाब के लिए सेना बनाई, किस तरीके से महाराजा रंजीत सिंह ने पंजाब के लिए युद्ध लड़ा। इनकी बहादुरी, इनकी दृढ़ निश्चयता को दिखाता है ये स्टैचू, ये मूर्ति जो राम सुतार जी ने बनाई है। अगला कृष्णा अर्जुन मॉन्यूमेंट, ये कुरुक्षेत्र में बनाया गया। आपको पता है कुरुक्षेत्र में ही जो युद्ध हुआ था महाभारत का। तो श्री कृष्ण जो दे रहे थे उपदेश अर्जुन को, ये इस स्टैचू में यही दिखाया गया है, ठीक है। देखिए श्री कृष्ण क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। किसको? अर्जुन को। अर्जुन ने जब महाभारत के युद्ध में हथियार उठाने से मना कर दिया था, क्योंकि सामने हमारे गुरुदेव हैं, सामने भीष्म पितामह हैं, सामने हमारे भाई बंधु हैं, मैं कैसे लड़ूंगा केशव? तो केशव ने समझाया कि ये सिर्फ एक शरीर मात्र है और आत्मा हमेशा जीवित रहती है। बहुत सारे गीता को उपदेश दिए गए और वही गीता के उपदेश को जब वो डिलीवर कर रहे थे, दे रहे थे, वही दिखाया गया है, वही पूरा सीन दिखाया गया है इस स्टैचू में। याद रखेगा। तो राम सुतार जी ने ये अर्जुन, कृष्ण अर्जुन मॉन्यूमेंट भी बनाया है, जो कि ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। 35 फीट इसकी हाइट है, 45 टन इसका वजन है और ब्रॉन्ज का बना हुआ है। कृष्णार्जुन दिखाए गए हैं चैरियट यानी कि रथ पे, और ये 4 घोड़े भी दिखाए गए हैं, 4 घोड़े जो रथ को खींच रहे हैं। और कृष्ण यहाँ पे उनको उपदेश दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं कृष्ण, पीछे मुड़कर उनको उपदेश दे रहे हैं, जो कि अर्जुन है। कहते हैं ना कि श्री कृष्ण भगवान से बड़ा कोई साइकाट्रिस्ट आज तक नहीं रहा, आज तक नहीं रहा। कहते हैं कि ये, एक मैं आपको छोटा सा इंसिडेंस बताऊंगा। जब पूरा महाभारत खत्म हुआ, तो तय ये हुआ कि यार महाभारत किसकी वजह से हुआ, कौन लड़ा, कौन जीता, कौन हारा।
कैसे पता चलेगा महाभारत किसकी वजह से हुआ है? तो यहाँ पे कहा गया कि भाई महाभारत सिर्फ एक ही इंसान ने देखा है, और वो देखा है वो पत्थर पे पड़ा बर्बरीक। वो बर्बरीक जो दिखाई दे रहा है ना, तो भीम का घटोत्कच का पुत्र था। तो उन्होंने बोला कि बर्बरीक ने सब देखा है। तो बर्बरीक भाई, पूछा गया कि आप बताओ महाभारत किसकी वजह से हुआ, महाभारत में कौन जीता कौन लड़ा? तो बर्बरीक ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया है, कौरव आपको और पांडव आपको लग रहा होगा कि महाभारत आप लोग लड़ रहे थे। महाभारत दोनों तरफ से सिर्फ एक ही व्यक्ति लड़ रहा था, और वो था श्री कृष्ण। सिर्फ एक ही व्यक्ति था, जो पांडवों की तरफ से भी था, जो कौरवों की तरफ से भी था। सिर्फ एक ही व्यक्ति ने पूरा महाभारत करवाया है, एक ही व्यक्ति ने महाभारत का परिणाम बदल दिया है। ये श्री कृष्ण ही थे, जो धर्म का युद्ध करवा रहे थे, जो धर्म के लिए लड़ रहे थे। धर्म के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया था, धर्म के लिए गीता का उपदेश दिया, धर्म के लिए ही पूरी दुनिया को बताया कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है। और वही उपदेश देते हुए यहाँ पर एक स्टैचू बनाया गया है राम सुतार जी के द्वारा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो आता है आपके पास, छत्रपति शिवाजी महाराज का इक्वेस्ट्रियन स्टैचू। इक्वेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? घोड़े पे सवार। ठीक है बच्चों, घोड़े पे सवार। ठीक है, घोड़े पर सवार। हालांकि इन्होंने छत्रपति शिवाजी बहुत सारी मूर्तियां बनाई हैं, बहुत सारी। अभी एक और मूर्ति इन्होंने डिजाइन किया है। ठीक है, भगवान ने, कहते हैं ना, भगवान अच्छे मनुष्यों को, अच्छे कलाकारों को अपने पास बुला ही लेता है। तो भगवान ने बुला ही लिया। अदरवाइज छत्रपति शिवाजी की जो मूर्ति बनने वाली है, प्रपोज हो चुकी है, जिसका पूरा डिजाइन तैयार कर दिया था राम सुतार जी ने, ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति होती। मुझे एग्जैक्ट इसके याद नहीं आ रहा, लेकिन 600 फीट समथिंग कुछ ऐसे, मतलब बहुत बड़ी मूर्ति इनकी बनाई जा रही है। बनाई जाएगी, अभी बनेगी तो है, क्योंकि डिजाइन तैयार है और राम सुतार जी ने उसका डिजाइन तैयार कर दिया है। तो ये देखिए, छत्रपति शिवाजी की मूर्ति हमारे पार्लियामेंट हाउस में लगी है, नई दिल्ली। और घोड़े पे सवार है, ब्रॉन्ज के स्टैचू है, 21 फीट इनकी हाइट है। और शिवाजी महाराज यहाँ पे घुड़सवारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महात्मा गांधी का भी एक स्टैचू बनाया गया है, और पार्लियामेंट में ही बनाया गया है। ये भी ब्रॉन्ज का बना है, 16 फीट हाइट है। और मेडिटेशन के पोस्ट में गांधी देखिए मेडिटेशन करते हुए यहाँ पे, यानी कि सिटिंग पोस्चर में दिखाई दे रहे हैं। गांधी जी का मैसेज यहाँ पे ये जाता है कि हमेशा अहिंसा का साथ दो, और अहिंसा के साथ ही आगे बढ़ते रहो। ठीक है बच्चों, चलिए अगला जो स्टैचू है जवाहरलाल नेहरू का है, ये भी पार्लियामेंट में ही बनाया गया है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का ये भी पार्लियामेंट में ही बनाया गया है, और ब्रॉन्ज का मेटल का 18 फीट हाइट है। और ये बताता है इंडिया को कि भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है आज की, सबसे बड़ा लोकतंत्र है ये स्टैच्यू, ये बताता है। ये सारे के सारे स्टैच्यू राम सुतार जी ने ही बनाए हैं। पार्लियामेंट में एक और स्टैच्यू बनाया गया है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ब्रॉन्ज मेटल 18 फीट हाइट, और ये एजुकेशन को डेडिकेटेड है, यानी कि हमारा जो नेशनल इंटीग्रेशन एजुकेशन के जरिए किया जाएगा, उनको डेडिकेटेड है। और इंडिया का ये पहला एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, मैंने ये सारे के सारे स्टैच्यू में देखा कि अलग तरीके की कलाकृतियां आपको दिखाई देने वाली हैं। तो ये एक महान शिल्पकार की कुछ मूर्तियां थी, जो मुझे लगा कि आप तक शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये विरासत है, विरासत है राम सुतार जी की, जो हमारी जनरेशन टू जनरेशन पास होनी चाहिए। विरासत है उस महान कलाकार की जिसका अंत नहीं हुआ, उसके साथ पूरे एक युग का अंत हो चुका है। ये स्टैचू मैन ऑफ इंडिया राम सुतार की कहानी थी। मिलेंगे अगले लेक्चर में इसी तरीके से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। जय हिंद।